Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। मित्रों, शिक्षक भर्ती परीक्षा 2021 हेतु एक टॉपिक आता है हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वाक्य का, जो कि रचना के आधार पर है। जैसे सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, तीनों को ही आपने पढ़ रखा होगा। लेकिन आज मैं आपको RBSC बुक्स के माध्यम से, RBSC बुक्स से जो मैंने नोट्स बनाए हैं उसके माध्यम से इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से क्लियर करने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और शिक्षक भर्ती के अलावा अन्य जो भी प्रतियोगिता परीक्षा है जिसमें वाक्य का टॉपिक आता है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है साथियों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं है, कैसे समझेंगे, कैसे पहचानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों इस वीडियो को। तो मित्रों, यहाँ पर हम हिंदी व्याकरण नोट्स के अंतर्गत वाक्य के टॉपिक को किस बुक से बनाए गए, ये नोट्स RBSC की बुक्स से नोट्स बनाए गए हैं, उसके माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं। तो मित्रों देखिएगा, ये जो आज का टॉपिक है वो है रचना के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण। तो मित्रों, रचना के आधार पर वाक्य का वर्गीकरण सबसे पहले आपको याद रखना है कि रचना के आधार पर वाक्य को 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है सरल या साधारण वाक्य, एक होता है मिश्र वाक्य और एक होता है आपके संयुक्त वाक्य। तो इन तीनों प्रकारों को एक बार पूरा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में आप अपने आप पहचानने लग जाओ, देखते ही पहचानने लग जाओगे कि वाक्य सरल है, मिश्र है या संयुक्त है। मिश्र के भी 3 भेद हैं, वो भी आप बड़ी ही इजीली तरीके से समझने या पहचानने उनको लग जाओगे साथियों। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सरल या साधारण वाक्य की। मित्रों, सरल या साधारण, सरल वाक्य कह दो या साधारण वाक्य कह दो, बात एक ही है। दोनों मतलब अलग अलग न होकर के दोनों एक ही चीज होती है। अब देखो, जहां एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो, वहां पर होता है साथियों सरल या साधारण वाक्य। अब देखो, उद्देश्य का मतलब क्या होता है? कर्ता। क्या होता है? कर्ता। कर्ता मतलब क्रिया को करने वाला। जैसे मैं खाना बना रहा हूं, तो यहाँ पर मैं शब्द है, खाना कौन बना रहा है? मैं। जैसे यूं मान लीजिए PN लोधा, एक उदाहरण दे रहा हूं, PN लोधा हिंदी पढ़ा रहे हैं, इस प्रकार से ये वाक्य है। तो यहां पर हिंदी कौन पढ़ा रहा है? PN लोधा। तो मतलब यहां पर ये PN लोधा जो शब्द है ये क्या है? एक उद्देश्य साथियों। और उद्देश्य को क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। मतलब जो कार्य को करता है वो ही कहलाता है उद्देश्य। और एक ही विधेय हो, विधेय में उद्देश्य के अलावा और उद्देश्य के विस्तार के अलावा जितनी भी चीजें आती है वो सभी विधेय के अंतर्गत आ जाती है साथियों। जैसे यहाँ पर हम उदाहरण देखेंगे, नीता खाना बना रही है, तो यहाँ पर उद्देश्य कितने हैं? एक। खाना कौन बना रही है? नीता बना रही है, तो यहाँ पर नीता को हम कहेंगे उद्देश्य। अब यहाँ पर खाना बना रही है, ये क्या कहलाएगा? विधेय। क्या कहलाएगा साथियों? भाई विधेय, विधेय का विस्तार, कर्म, कर्म का विस्तार, इस प्रकार ये चीजें विधेय के अंतर्गत आ जाती है उद्देश्य को छोड़ करके। मित्रों, तो ये जो देखिए एक उद्देश्य और एक ही विधेय है, इसलिए ये एक सरल या साधारण वाक्य है। अब देखिएगा दूसरा, मेरा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें पढ़ता है। मेरा भाई प्रशांत, पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है साथियों? प्रशांत कर रहा है। तो प्रशांत यहां पर क्या है? उद्देश्य है। और धार्मिक पुस्तकें बहुत पढ़ता है, अलग से कोई दूसरा वाक्य नहीं जुड़ा हुआ है इसमें भी, तो ये भी एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय रहेगा साथियों। ये भी क्या है फिर? सरल या साधारण वाक्य। एक और उदाहरण लिखा है, आगरा का ताजमहल दर्शनीय स्थल है। तो यहां पर देखिएगा, आगरा का ताजमहल, तो भाई विशेषता किसके बारे में बताया जा रहा है? ताजमहल के बारे में बताया जा रहा है, आगरा के बारे में तो नहीं बताया जा रहा है। तो ताजमहल यहां पर क्या रहेगा? कर्ता। कर्ता मतलब क्या हुआ? उद्देश्य। साथियों, अलग से इसमें भी कोई वाक्य नहीं जुड़ा है, तो इसमें एक वाक्य और एक ही उद्देश्य, मतलब एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय, तो ये भी एक सरल या साधारण वाक्य कहलाएगा साथियों। नोट करके मैंने लिखा है, देखिएगा, मैं आपसे इतनी देर से कह रहा हूं कि एक उद्देश्य और एक विधेय हो, वहां पर तो सरल वाक्य या साधारण वाक्य आना ही आना है। लेकिन यदि वाक्य में एक से अधिक उद्देश्य हो किंतु उनके द्वारा किया गया कार्य एक ही हो, तो वहां भी सरल वाक्य ही होता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है साथियों, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण लाइन। ये क्यों है समझना। आपको जब हम सरल वाक्य हम पढ़ रहे थे
तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। लेकिन साथियों एक सिचुएशन ये भी होती है, अगर उद्देश्यों की संख्या एक से अधिक हो, ठीक है, उद्देश्य मतलब कर्ता की संख्या, कर्ता मतलब क्रिया को करने वाला, इसकी संख्या यदि एक से अधिक हो जाती है लेकिन उनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो एक ही हो, तो फिर वहां पर भी सरल वाक्य ही होता है। जैसे सोहन और मोहन बाजार गए, तो देखिएगा सोहन भी बाजार गया, मोहन भी बाजार गया, तो इसमें उद्देश्य कितने हुए? 2, लेकिन दोनों कहाँ गए? बाजार गए। तो फिर ये सरल वाक्य का उदाहरण है, क्योंकि दोनों के द्वारा जो क्रिया की जा रही है वो एक समान है। अगर एक समान क्रिया नहीं रहती तो फिर हम इसको सरल वाक्य में नहीं रखते साथियों। जैसे राम, लक्ष्मण और सीता वन को गए, तो इसमें 2 से भी ज़्यादा उद्देश्य होगी। जैसे राम भी गए, लक्ष्मण गए और सीता भी गई, तो यहाँ पर उद्देश्य कितने हुए? 3 हुए, लेकिन तीनों कहाँ गए? वन को गए। तो साथियों एक समान कार्य यदि किया जाए और उद्देश्यों की संख्या 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कितनी हो, लेकिन उनके द्वारा यदि कार्य एक समान किया जाता है तो वो भी सरल या साधारण वाक्य ही होता है साथियों। इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये तो है सरल या साधारण वाक्य, जहां पर एक उद्देश्य या एक विधेय हो। अगर उद्देश्यों की संख्या 1 से ज़्यादा हो, मतलब 2 या 2 से अधिक भी हो जाए, लेकिन उनके द्वारा यदि कोई कार्य एक समान किया जाए तो वहां पर भी वो सरल या साधारण वाक्य का ही उदाहरण होता है मित्रों। तो चलिए आगे बढ़ेंगे अब मिश्र वाक्य की तरफ। मित्रों मिश्र वाक्य की बात करें तो मिश्र वाक्य में देखो 2 वाक्य होते हैं। जैसे 2 अलग अलग वाक्य आप कह सकते हो मिश्र वाक्य में। एक तो प्रधान वाक्य होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। दोनों आपस में कनेक्टेड है। आश्रित किस पे? पहले पे, ठीक है। जो उपवाक्य है वो पहले पे आश्रित रहता है साथियों। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण लिखा है, जैसे गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, तो यहाँ पर 2 अलग अलग वाक्य किस प्रकार है कि एक बार तो गांधी जी कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं? सदा सत्य बोलो। तो इसका लिंक किससे है? दूसरे वाक्य से है। समझना बहुत ही इजीली तरीके से बताऊंगा। वे सफल होते हैं जो परिश्रम करते हैं, तो भाई सफल कौन हो रहा है? जो परिश्रम कर रहा है। तो मतलब इसकी जो कंडीशन है, परिश्रम करने वाला ही क्या हो रहा है? सफल हो रहा है। तो इसका कहीं ना कहीं संबंध प्रथम से यदि स्पष्ट दिखता है, एक वाक्य दूसरे पर आश्रित रहता है, तो उसको ही मिश्र वाक्य कहा जाता है साथियों। क्या कहा जाता है? मिश्र वाक्य। अन्य कई उदाहरण हो सकते हैं, कितने भी आप उदाहरण ले सकते हो। अगर जो पहले वाक्य के ऊपर दूसरा निर्भर है, ठीक है, पहले के ऊपर दूसरा निर्भर है, तो वहां पर मिश्र वाक्य ही होता है साथियों। मिश्र वाक्य के भी 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला यहां पर हम पढ़ेंगे संज्ञा उपवाक्य। ये किसका भेद है? मिश्र या मिश्रित वाक्य का ये भेद है साथियों। देखिएगा, संज्ञा उपवाक्य का प्रारंभ प्राय की से होता है। किससे? की से। जो जैसे मिश्र वाक्य का तो ये भेद है, लेकिन मिश्र वाक्य के अंतर्गत भी उसका एक भेद क्या है? संज्ञा उपवाक्य। अगर आपको पहचानना है कि मिश्र का कौन भेद है, तो सबसे पहले आपकी नजर जाना चाहिए की पर। किस पर? की शब्द जो है इससे जुड़ा होता है यदि कोई मिश्र वाक्य, तो वो संज्ञा आश्रित होता है। देखिएगा, सुशील ने कहा कि मैं गांव नहीं जाऊंगा। क्या कहा सुशील ने? कि मैं गांव नहीं जाऊंगा। तो यहां पर ये जो साफ साफ दिख रहा है कि की शब्द से कौन सा जुड़ रहा है? ये वाक्य जुड़ रहा है। भाई कहने वाला कौन है? सुशील है। क्या कह रहा है? कि गांव नहीं जाऊंगा। तो दोनों वाक्य एक दूसरे पर आश्रित है। अब यहाँ पर ये किससे जुड़े हुए? की शब्द से जुड़े हैं। तो साथियों ऐसी जगह पर होता है संज्ञा उपवाक्य। चलिए देख लेते हैं दूसरा विशेषण उपवाक्य। तो साथियों विशेषण उपवाक्य क्या होता है समझेंगे पहले। आश्रित उपवाक्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता यदि बताता है। जो भी आश्रित उपवाक्य, भाई हम किसके भेद पढ़ रहे हैं? मिश्र वाक्य के भेद पढ़ रहे हैं साथियों। तो जो भी आश्रित उपवाक्य है, यदि वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, तो उसको विशेषण उपवाक्य कहा जाता है साथियों, जो कि मिश्रित वाक्य का ही भेद है। देखिएगा, यहाँ पर मैंने एक नोट लिखा है, इसका प्रारंभ प्राय जो, जिसे, जिसका, जिसके आदि से होता है। यहाँ पर देखिएगा, या तो आरंभ जो से होगा या फिर जो, जिसे, जिसका, जिसके, इनसे बीच में जुड़ा होगा, तो वो कहलाता है विशेषण उपवाक्य। जैसे यहाँ हमने एक उदाहरण लिखा है,
जो विद्वान होते हैं उनका सभी आदर करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा भाई, विद्वान हो रहे हैं, आदर कर रहे हैं, तो मिश्र वाक्य है, क्योंकि विद्वान होने के कारण ही तो आदर कर रहे हैं साथियों। तो ये एक दूसरे से पूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर ये इसका आरंभ किससे हो रहा है? जो से हो रहा है। तो जो, जिसे, जिसका, जिसके इत्यादि से आरंभ हो तो बिल्कुल विशेषण उपवाक्य कर देना। और यदि इनसे आरंभ नहीं हो और बीच में भी अगर ये शब्द जुड़े हों तो वहां पर भी विशेषण उपवाक्य होता है। जैसे वे सफल होते हैं जो परिश्रम करते हैं, तो यहां पर साथियों जो से ये वापिस जुड़ा हुआ है, तो ये कहलाता है विशेषण उपवाक्य, जो कि संज्ञा की विशेषता बताएंगे या सर्वनाम की विशेषता बताएंगे, न कि क्रिया की विशेषता। क्योंकि क्रिया की विशेषता तो जो क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य होता है, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य जो तीसरा प्रकार है साथियों, उसमें क्रिया की विशेषता बताई जाती है, जबकि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले आश्रित उपवाक्यों को ही विशेषण उपवाक्य कहते हैं साथियों। देखिएगा यहाँ पर जैसे जो विद्वान होते हैं उनका सभी आदर करते, तो यहाँ विद्वान जो शब्द है ये एक संज्ञा शब्द है साथियों। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये कौन सा भेद है? विशेषण उपवाक्य मिश्र वाक्य का ही एक भेद है साथियों। चलिए तीसरा और अंतिम मिश्र वाक्य का प्रकार, क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य क्या होता है मित्रों? आश्रित उपवाक्य क्रिया की विशेषता बताए तो उसको ही क्रिया विशेषण उपवाक्य कहा जाता है। मित्रों यहाँ पर एक नोट लिख रखा है मैंने, इनका आरंभ प्राय जहां, जैसे, यद्यपि, क्योंकि, जब, तब आदि से होता है। आदि नहीं, मतलब ये इत्यादि जो लास्ट में लिखते हैं ना, वो वाला आदि है ये। तो देखिएगा, यदि राम परिश्रम करता तो अवश्य उत्तीर्ण होता, यदि से इसका आरंभ हो रहा है। किससे हो रहा है? यदि से हो रहा है साथियों। फिर देखिएगा, शाम को गाड़ी नहीं मिली क्योंकि वह समय पर नहीं गया। तो साथियों यहाँ पर ये जो क्योंकि शब्द है, ये देखो, गाड़ी क्यों नहीं मिली? क्योंकि समय पर नहीं गया। तो दोनों एक दूसरे से पूर्ण रूप से कनेक्टेड है। मिश्र के तो भेद है, लेकिन ये किससे जुड़ रहा है? क्योंकि से जुड़ रहा है साथियों। ये किससे जुड़ रहा है? यदि से, यदि तो से जुड़ रहा है ये शब्द। तो इस प्रकार से यदि जुड़े हो तो वो होता है क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो साथियों ये तीन प्रकार हमने किसके पढ़े हैं? मिश्र वाक्य के पढ़े हैं। अब अंतिम और जो तीसरा प्रकार है वो देखेंगे साथियों, संयुक्त वाक्य। तो चलिए देख लेते हैं संयुक्त वाक्य को। तो मित्रों देखिएगा, संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य क्या होता है? दो या दो से अधिक साधारण वाक्य किसमें होते हैं? नॉर्मली ये तो एक बात है कि भाई दो या दो से अधिक साधारण वाक्य जिसमें हो वो संयुक्त वाक्य होता है, लेकिन क्या शर्त है कि वो किसी संयोजक शब्द से जुड़े होते हैं। संयोजक शब्द कैसे हो सकते हैं? तथा भी हो सकता है, एवं भी हो सकता है, या भी हो सकता है, अथवा भी हो सकता है, और भी हो सकता है, परंतु भी हो सकता है, लेकिन भी हो सकता है, किंतु, बल्कि आदि अव्यय यदि जुड़े हो दो वाक्यों के बीच में और दोनों वाक्य एक दूसरे से स्वतंत्र है, तो फिर उसको ही कहा जाता है संयुक्त वाक्य। क्या कहा जाता है साथियों? उसको संयुक्त वाक्य कहा जाता है। जिसे यहाँ पर हमने देखा है, हम उदाहरण देखेंगे। पहला, भरत आया किंतु भूपेंद्र चला गया। तो भाई आने से और जाने से कोई संबंध नहीं है, दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र है। तो यहाँ पर भरत आया, किंतु से ये जुड़ा हुआ है। देखिए ये शब्द है पहचान का, किंतु अगर आपको बीच में दिख जाता है तो वो फिर कौन सा वाक्य रहेगा साथियों? संयुक्त वाक्य रहेगा। दूसरा है, कृष्ण बांसुरी बजाते थे और राधा नाचती थी। तो राधा नाचती थी, कृष्ण बांसुरी बजाते थे। किससे जुड़ा है? और से जुड़ा है। दोनों, एक तो कृष्ण और एक राधा, दो यहाँ पर उद्देश्य है, दोनों अलग अलग कार्य कर रहे हैं, तो वो सरल या साधारण वाक्य न होकर के वो फिर संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आ जाता है और शब्द से जुड़े होने के बाद में। एक और उदाहरण लिया है हमने, तुम आओगे या मैं आऊं। तो यहाँ पर यह शब्द भी लिख रखा होगा ये वाला पहचान के लिए। तो यहाँ पर ये जो शब्द लिखे साथियों, इनमें से कोई भी शब्द दो वाक्यों के बीच में आता है तो वो ही होता है यहाँ पे आपके संयुक्त वाक्य। तो ये मैंने कोशिश की आपको आरबीएससी की बुक्स से नोट्स बना करके अच्छे से बताने की। वैसे आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिएगा। इसके बाद में साइकोलॉजी का टेस्ट नंबर 49 आ रहा है, 20 अप्लाइड टेस्ट क्वेश्चन है, जरूर देखिएगा उस वीडियो को। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में। सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।